एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें। पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट पढ़ने के दौरान हमने कुछ बातों को देखा कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से लेकर के नेगेटिव और क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर को सबको हमने गौर किया। फिर हमने सिंपल प्रेजेंट को अलग अलग पॉइंट के थ्रू स्टडी किया कि कहां कहां उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, हैबिचुअल एक्शन में सिंपल प्रेजेंट फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंपल प्रेजेंट फॉलो किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट फॉलो किया जाता है। इस तरीके के कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए, है ना। तो उन सारे पॉइंट्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था जो एग्जाम के पर्पज से था, जिसमें मैंने बताया था कि इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स मैंने वहां लिखवाए थे उनके साथ हम लोग विल का यूज और वुड का यूज नहीं करते हैं, वहां हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग अपने टाइम एंड टेंस को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको दो वर्ब के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले एक मेन वर्ब और एक वर्ब सेकेंडरी वर्ब। एक मेन वर्ब और दूसरा वर्ब सेकेंडरी वर्ब। ये मेन वर्ब और सेकेंडरी वर्ब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस की हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी सेंटेंस की बात करें, तो उसमें मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बिना मेन वर्ब के हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना नहीं सकते हैं। अब मेन वर्ब अगर होगा तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। यानी मेन वर्ब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, एक सेंटेंस में एक हो सकता है, और बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता है। आप कोई भी सेंटेंस लिखें, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता है। और मेन वर्ब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, एक। अब मेन वर्ब के फॉर्म्स को देखें। अगर मेन वर्ब के फॉर्म्स को ध्यान करें तो V1, 2, 3, 4 और 5 ये मेन वर्ब के फॉर्म्स हैं। ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स V1, 2, 3, 4 और 5, बस इतने ही फॉर्म्स होते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं। अब अगर आप बात करें तो मेन वर्ब में जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो हमारे पास मेन वर्ब जो भी होगा वो दो ही फॉर्म में आ सकता है, या तो V1 बन के आ सकता है या तो V5। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता चलेगा कि मेन वर्ब क्या बन के आ सकता है, वर्ब 4। फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता चलेगा कि मेन वर्ब क्या बन के आ सकता है, वर्ब 3। तो ऐसे जैसे सिंपल पास्ट पढ़ेंगे तो सिंपल पास्ट में पता चलेगा मेन वर्ब क्या बनेगा, वर्ब 2। तो मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब एक सेंटेंस में एक ही होगा। मेन वर्ब एक सेंटेंस में एक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मेन वर्ब के फॉर्म्स आपके पास 5 होते हैं। उन 5 में से किसी एक फॉर्म को यूज करना पड़ता है एक सेंटेंस में, और वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो मेन वर्ब या तो V1 बनेगा या तो V5। सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो मेन वर्ब V4 बनेगा। जैसा सेंटेंस होगा मेन वर्ब का वैसा फॉर्म डिसाइड करते हैं। फिर से सुनिए, एक सेंटेंस में मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बिना मेन वर्ब के इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा नहीं जाएगा। और जब मेन वर्ब होगा तो वो हार्डली कितना होगा, एक ही होगा एक सेंटेंस में। और मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होंगे। हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि कौन सा फॉर्म यूज करना है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वर्ब की। सेकेंडरी वर्ब के बारे में आप सबसे पहली बात जो आपको जाननी है वो ये है कि एक सेंटेंस में सेकेंडरी वर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, क्योंकि अभी मैंने सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ाया है तो मैं एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट से लिख रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। अगर हम इस सेंटेंस को गौर से देखें तो इस सेंटेंस में एक वर्ब आया है, और ये वर्ब कौन सा वर्ब है, V1। यानी ये कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब को ही हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 बना के लिखते हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया। अब अगर हम मेन वर्ब की बात करें, मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब में हमारे पास ये वर्ब 1 आया। एक सेंटेंस में मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सेकेंडरी वर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है, मतलब कोई भी सेकेंडरी वर्ब नहीं है। तो जब हमारे पास ये बात क्लियर हो जाती है कि सेकेंडरी वर्ब का होना जरूरी नहीं है, तो हमारा काम आसान हो जाता है कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो हम उसको मेन वर्ब बोल सकते हैं, हर हाल में मेन वर्ब बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ब बढ़ जाता है, यानी वर्ब की संख्या बढ़ जाती है। एक से ज्यादा वर्ब आपको सेंटेंस में नजर आएगा। अगर आपको सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब नजर आए तो आप याद रखिएगा उन वर्ब में एक ही वर्ब ऐसा होगा जो मेन वर्ब होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर लिखूं, ही वांट्स
टू मीट हर, ही वॉन्ट्स टू मीट हर। अगर इस एग्जाम्पल को हम लोग गौर करें तो हमारे पास दो वर्ब है, एक वॉन्ट्स है, एक टू मीट है। तो गौर करके देखिए, वॉन्ट्स हमारा कौन सा वर्ब है, वर्ब 5, और वर्ब 5 का मतलब वो कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस का मेन वर्ब को हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं। इस सेंटेंस का मेन वर्ब कौन हुआ, वॉन्ट्स। अब मेन वर्ब के अलावा भी कोई वर्ब दिख रहा है हमें, तो मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ब दिखे, चाहे वो एक दिखे, चाहे दो दिखे, चाहे तीन दिखे, अगर मेन वर्ब के अलावा जितने भी वर्ब आपको दिख रहे हैं वो सबके सब वर्ब कौन से वर्ब कहलाएंगे, सेकेंडरी वर्ब। और सेकेंडरी वर्ब का फॉर्म फिक्स है, आपको सेकेंडरी वर्ब के लिए क्या यूज करना है, 2 प्लस वर्ब 1। इसी वजह से हम लोग यहां 2 प्लस V1 का यूज करते हैं। अब जैसे कोई एग्जांपल आप सेकेंडरी वर्ब और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो टू प्ले देयर, I want to go to play there। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो गौर करके देखें, यहां का जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब कौन है, want। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वर्ब go होता है, उसका वर्ब टू went होता है, went। कई बच्चों को अपने लाइफ में मैंने देखा है वो want से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये want एक V1 है, इसका V2 हम लोग wanted लिखते हैं। want का मतलब चाहना, ठीक है। went और want में आसमान जमीन का अंतर है। अब एक चीज की ध्यान रखेंगे, यहां पे आई वॉन्ट ये मेन वर्ब हुआ, और मेन वर्ब के अलावा जो वर्ब आएगा वो सेकेंडरी वर्ब कहलाएगा, और सेकेंडरी वर्ब का फॉर्म फिक्स है 2 प्लस V1। तो आपने क्या पाया कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो सेंटेंस में सेकेंडरी वर्ब का होना जरूरी नहीं है, और सेकेंडरी वर्ब आता भी है तो वो एक आएगा, दो आएगा या तीन आएगा, ये हमें पता नहीं है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। लेकिन मेन वर्ब के बारे में हमें बिल्कुल पता है कि मेन वर्ब हर हाल में कितना आएगा, एक, ठीक है। अब हमारे सामने मेन वर्ब सेकेंडरी वर्ब का काम हो गया। तो किसी भी रूल में मेन वर्ब सिर्फ हमें डिसाइड करना है कि मेन वर्ब को कौन से फॉर्म में लिखना है, लेकिन सेकेंडरी वर्ब को डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि सेकेंडरी वर्ब 2 प्लस V1 ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ाऊं इस बात को, और भी एक एग्जांपल लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, ही नोज टू स्विम, तो हमने यहां पे नोज का यूज किया, मतलब वर्ब 5 का यूज किया। हमने यहां वर्ब 5 का यूज किया। अब जैसे ही वर्ब 5 का यूज किया, हमें पता चल गया ये वर्ब कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद आने वाला वर्ब कौन सा वर्ब कहलाएगा, सेकेंडरी वर्ब। तो ये हमारा सेकेंडरी वर्ब हो गया। तो हम लोगों ने रूल को सही ढंग से फॉलो किया, पहले मेन वर्ब दिया और बाद में सेकेंडरी वर्ब दिया। लेकिन यहां पे ना एक अलग सा वर्ब आया है। कैसे, आपको जाननी है एक बात, नो लर्न के बारे में। अगर नो और लर्न के बाद, अगर नो और लर्न के बाद आप किसी वर्ब को ऐड करते हैं, अगर नो और लर्न के बाद आप किसी वर्ब को ऐड करते हैं, तो इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग बनाने के लिए हम लोग हाउ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। फिर से सुनिएगा, नो या लर्न के बाद, नो या लर्न के बाद अगर कोई वर्ब आता है, तो नो या लर्न के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो आपको वहां पे बैलेंसिंग बनाना पड़ेगा, किससे, हाउ से। ये बात वांट में नहीं थी। जैसे वांट वाला एग्जांपल लिखूं मैं, ही वांट्स टू स्विम, ध्यान दीजिएगा, ही वांट्स टू स्विम। ये एग्जांपल 100% सही है। क्यों, क्योंकि वांट की ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि वांट के बाद कोई वर्ब आए तो हाउ लगाना है। लेकिन नो और लर्न की थ्योरी है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं तो क्या जानते हैं, किसी काम का प्रोसेस जानते हैं। आप सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, किसी काम का प्रोसेस सीखते हैं। और जब भी प्रोसेस की बात होगी तो हमें वहां हाउ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हाउ के प्रोसेस को डील नहीं किया जा सकता है। सिंपली अगर आपको कार चलाना आता है और मैं उसका प्रोसेस जानना चाहता हूं, तो मैं एक ही वर्ड का यूज कर सकता हूं, हाउ। कैसे चला लेते हैं आप कार, तो आप उसका प्रोसेस डील करते हैं। इसी वजह से यहां पे हाउ का यूज इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने पाया कि नो और लर्न के बाद अगर वर्ब रहे, नो और लर्न के बाद अगर वर्ब रहे तो आपको हाउ लगाना है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नो और लर्न के बाद हाउ लगा देना है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि नो और लर्न के बाद, नो और लर्न के बाद अगर कोई वर्ब आए तो हाउ लगाइएगा। नो या लर्न के बाद अगर कोई वर्ब आए तो हाउ लगाइएगा, ठीक है। दिमाग में ये मत बैठा लीजिएगा कि नो और लर्न के बाद हाउ लगाना है, नहीं तो हम लोग आई नो यू को आई नो हाउ यू बोलना शुरू कर देंगे। ये बात भी ध्यान रखनी, हाँ।
कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? आई नो यू या आई नो हाउ यू? भाई कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए लिख देता हूं। हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं आई नो यू, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगर कोई बच्चा दिमाग में ये थ्योरी बैठा रहा है कि नो और लर्न के बाद हाउ लगाना है, तो वो गलत कर रहा है। वो यहां भी हाउ लगाने की कोशिश करेगा, जबकि मैं थ्योरी क्या बता रहा हूं, नो या लर्न के बाद अगर वर्ब आए तो हाउ लगेगा, लेकिन यहां कोई वर्ब है ही नहीं नो और लर्न के बाद। ठीक है, तो नो और लर्न के बाद कोई वर्ब नहीं आए तो आप हाउ का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर नो या लर्न के बाद कोई वर्ब आए तो आप हाउ का यूज करेंगे। जब मैं बात नो की कर रहा हूं तो नो का वर्ब टू भी होता है न्यू, नो का वर्ब थ्री भी होता है नोन, तो इसके सारे फॉर्म्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नो और लर्न की बात। देखो नो का वर्ब फाइव हुआ नोज, तो हमने नोज के साथ भी हाउ का यूज किया, क्यों? क्योंकि उसके बाद एक वर्ब आ रहा है। तो नो या लर्न दो स्पेशल ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद अगर कोई वर्ब आए तो आपको बैलेंसिंग बनाने के लिए हाउ का यूज करना पड़ता है। ये कुछ बातें हुई जो मेन वर्ब और सेकेंडरी वर्ब को डील करेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मेन वर्ब और सेकेंडरी वर्ब को डील करेंगी। दूसरा रूल है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एफर्मेटिव रूल है वो क्या होगा मैं बताता हूं आपको, आप ध्यान दें। सबसे पहले कंटिन्यूअस है, आपको पिछले क्लास की एक बात याद रहनी चाहिए, आपको पिछले क्लास की एक बात याद रहनी चाहिए कि कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब फोर का। और वर्ब फोर के साथ हम लोग इज एम आर वॉज वेयर का यूज करते हैं। वर्ब फोर के साथ हम लोग इज एम आर वॉज वेयर का यूज करते हैं। प्रेजेंट होने के कारण हम लोग यहां क्या लगाएंगे? इज, एम और आर। रेस्ट हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास इज एम आर वर्ब फोर का यूज करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग V1 और V5 का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और वर्ब फोर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहां कहां यूज करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहला हम लोग सिंपली एक एग्जांपल बोलते हैं, आई एम राइटिंग अ नॉवेल। पहला सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ नॉवेल। अब देखिए ये सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाए, क्यों बनाए जरा सोचिए प्रैक्टिकली। अगर मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं और उसी दौरान आप मेरे से मिलने आते हैं तो मेरे से एक रिप्लाई आता है कि आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मतलब कोई काम जो बोलने के समय जारी हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर कोई काम बोलने के समय जारी है, अगर कोई काम बोलने के समय जारी है, जिसको आप बोल रहे हैं और साथ ही साथ कर भी रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं और साथ ही साथ कर भी रहे हैं, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अगर कोई काम बोलने के समय जारी है, जिसको आप बोल रहे हैं और साथ ही साथ कर भी रहे हैं, तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। और इसी वजह से हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया। कैसे पता चला? मैं एम राइटिंग, एम राइटिंग मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, और जब ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो कर चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज preparing for competitive exams. He is preparing for competitive exams. अब अगर इसकी बात करें तो यहां भी आपने is preparing लिखा, मतलब once again you are following simple present continuous, present continuous फिर आपने फॉलो किया। लेकिन इस बार देखो, अगर आप कोई बच्चा उसी दौरान पढ़ाई भी कर रहा है तो आप उसके लिए फिर से बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप कोई ऐसा बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा है ना, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है अपने लाइफ में, तो मैं उस वक्त रिप्लाई दे रहा हूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा है। तो वहां हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कर रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही इज प्लेइंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही इज प्लेइंग, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हम ये बताना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अगर कोई काम बोलने के समय कंटिन्यू हो, अगर कोई काम बोलने के समय कंटिन्यू हो, जिसको बोल भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। अगर कोई काम ऐसा है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिस समय बोल रहे हैं उसी समय कंटिन्यू है। जैसे मान लो मैं मार्केट में घूम रहा हूं और मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं अभी बोलता हूं भाई अभी तो मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं, है ना।
उस वक्त मैं मार्केट में घूम रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट में मेरा नॉवेल लिखने का काम कंटिन्यू है। तो जिस भी एंगल से देखना चाहें, अगर आप लिखने के दौरान बात कर रहे हैं तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, अगर आप प्रेजेंट में कंटिन्यू रहने की बात कर रहे हैं तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो तरीके के एक्शन के साथ आएगा अगर कोई काम जारी है। अब जारी रहने का दो कंडीशन, पहला कंडीशन या तो बोल रहे हैं उसी वक्त जारी है या तो फिर प्रेजेंट में जारी है, दोनों को ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानेंगे। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा पॉइंट, यू आर टीचिंग मैथ्स दीज डेज। यहां भी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया। कैसे पता चला हमें? हमने आर टीचिंग का यूज किया तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, लेकिन कंडीशन क्या है, क्यों हम लोगों ने यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करने का मतलब है कि अगर आप कोई काम टेम्पररी एक्शन के तौर पे दिखाते हैं, कौन से एक्शन के तौर पे? टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन मतलब एक ऐसा एक्शन जो परमानेंट नहीं है, जिसको आप आज तो कर रहे हैं लेकिन कब तक करेंगे ये गारंटी नहीं है। तो जैसे मैं कहूं यू आर टीचिंग मैथ्स दीज डेज, दीज डेज की अगर मैं बात करूं तो आजकल, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या आया? आप आजकल मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप हमेशा मैथ्स पढ़ाएंगे या आप पहले से मैथ्स पढ़ाते आ रहे थे, ऐसा नहीं था। तो ये एक टेम्पररी एक्शन हुआ, और टेम्पररी एक्शन की बात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तीन फंक्शन दिखा, पहला काम जारी होना चाहिए बोलने के दौरान, दूसरा काम जारी रहे प्रेजेंट में, जरूरी नहीं कि बोलने के दौरान ही, तीसरा अगर कोई टेम्पररी एक्शन हो तो वहां भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को अगर आप गौर करें तो सेंटेंस है मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। तो आपने क्या पाया? मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू बाय अ कार। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, नेक्स्ट वीक नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू बाय अ कार, तो भी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? मिस्टर शर्मा निकल चुके हैं कार लेने के लिए, तब हम लोग प्रैक्टिकली बोल सकते हैं मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू बाय अ कार। लेकिन जैसे ही हमने कहा नेक्स्ट वीक, तो मतलब अभी वो अपने घर में है, ऐसा नहीं कि अभी निकल गए हैं और नेक्स्ट वीक कार लेके ही आएंगे, ऐसा लग रहा है? नहीं। तो मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक कहने का मतलब है कि वो अगले वीक में कार लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आज ही निकल गए अपने घर से और कार लेकर के ही आएंगे। ठीक, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? फ्यूचर एक्शन को। और भाई फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये चार फंक्शन आपको समझ में आया। इस चार के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल ये सिंपली हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जानना था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां कहां फॉलो करते हैं। तो इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले तो मतलब आप समझ जाएं इज एम आर प्लस वर्ब फोर, इज एम आर प्लस वर्ब फोर, इसकी बात हो रही। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो ऑक्सिलरी के बाद नॉट जोड़ दें। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो इज एम आर को बाहर कर दे, सब्जेक्ट से पहले कर दे, सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रेजेंट आपका सुधरा तो पास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। मेरा हमेशा से ये मानना है। आप क्या करते हैं? पूरे टेंस को सुधारना चाहते हैं, आप प्रेजेंट को अच्छे से वर्क कर लीजिए। प्रेजेंट को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्रेजेंट के क्वेश्चंस पे काम करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं, देखो कुछ ऐसे वर्ब है, जैसे मैं कहूं सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, अडोर, अडोर मतलब प्रशंसा करना, अंडरस्टैंड, नो, ट्रस्ट, बिलीव, हैव, ऑन, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अभी मैं बात बताने वाला हूं वो 1% वर्ब है, ये 1% वर्ब है।
बाकी के 99% वर्ब की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आप जो थ्योरी पढ़ेंगे वो इतने ही वर्ब पे अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर सारे वर्ब के बारे में आप शक पैदा कर ले अपने दिमाग में कि पता नहीं वो थ्योरी यहां भी फॉलो होगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। 1% वर्ब है, ठीक है। 1% के चक्कर में कभी भी 99 अपना मत खराब कीजिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो 99 को बना के रखिए, 1% को भूल जाइए, ठीक। लेकिन 1% के चक्कर में कभी भी 99 अपना खराब मत कीजिए। अब यहां ध्यान दे, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, एडोर, अंडरस्टैंड, नो, ट्रस्ट, बिलीव, हैव, ऑन, एटसेट्रा, इनकी बात करें तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसको ग्रामर में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया गया है। क्या बनाने से? कंटिन्यूअस बनाने से। यानी ये ऐसे वर्ब हैं जिनका कंटिन्यूअस आपको बनाने के लिए मना किया गया है। यानी आपको कहा जाता है कि आप इनको कंटिन्यूअस में यूज ना करें, आप इनसे कंटिन्यूटी बताने का काम ना करें। जैसे मैं बोलता हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि आप प्ले का कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, लेकिन इन वर्ब के कंटिन्यूअस को यूज करने से आपको रोका गया है। आपको इन वर्ब का कंटिन्यूअस यूज नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही इज नोइंग मी, ध्यान दीजिएगा, ही इज नोइंग मी, तो कोई बच्चा ये देखेगा ना, ही के साथ इज लगा और इज के साथ बिफोर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉलो हुआ, यानी सेंटेंस सही है। लेकिन जिस बच्चे को ये ध्यान में हो कि नो एक ऐसे लिस्ट का वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म ग्रामर मना किया है, नो एक ऐसे लिस्ट का वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म ग्रामर मना किया है, तो आप इसको गलत मानेंगे। गलत होने का वजह कौन है? नोइंग, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? ही नोज मी, ही नोज मी। अब ही नोज मी की अगर हम बात करें तो ही नोज मी में अभी भी तो वो मुझे जान रहा है, तो जरूरी क्या है ही इज नोइंग मी बोलना? जरूरी नहीं है कि हम ही इज नोइंग मी बोले। इसीलिए ग्रामर ने कहीं ना कहीं हमें रोका कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म आपको यूज नहीं करना है। जैसे मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार। अगर हम ऐसी बात करते हैं आई एम हैविंग अ कार की, तो आप पाएंगे आई एम हैविंग अ कार में कि यहां पे भी हैविंग शब्द का यूज कंटिन्यूअस बताने के लिए किया गया, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हैविंग का यूज कंटिन्यूटी के लिए नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं बता सकते हैं। तो आप सिंपली बोलिए आई हैव अ कार। आप खुद सोचिए, जब कार आपके पास होती है तो आप क्या बोलते हैं? आई हैव अ कार। ऐसा आप नहीं बोलते हैं आई एम हैविंग अ कार, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए ग्रामर ने हमें मना किया है, ठीक है। तो हमें इनका वर्ब फोर यानी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाना है। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि कहीं कहीं हम देखें, तो ध्यान दीजिए कुछ बातें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, लेकिन बेसिक तौर पे अभी यही बातें हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म मना किया गया, ठीक। आगे जब मैं आपको वर्ब वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वर्ब में आईएनजी सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस बनाने के लिए ही नहीं जोड़ा जाता है, और भी कई कंडीशन है। कभी आईएनजी हम नाउन बनाने के लिए भी जोड़ लेते हैं, कभी आईएनजी हम एडजेक्टिव बनाने के लिए भी जोड़ लेते हैं। तो ये आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल ज्यादा दिमाग नहीं हम लोग यूज करेंगे। यहां सिंपली एक बात मानेंगे कि ये जितने वर्ब हैं, इन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म हमें यूज नहीं करना है। जैसे ही कंटिन्यूअस में एग्जांपल लिखा आएगा, हम उसको कन्वर्ट करके सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, कन्वर्ट करके कहां बना देंगे? सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इतना काफी है, लेकिन अभी मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। पहले उन चीजों पर ध्यान दें। इसमें कोई अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इनके बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूं। देखिए हम लोग सिंस और फॉर के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर के बारे में जो सबसे पहली बात आपको पता है कि इनका यूज हम लोग टेंस में टाइम के लिए करते हैं। कोई टाइम आता है जिसके साथ सिंस लगता है और जिसके साथ फॉर लगता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि सिंस का यूज हम लोग ऐसे टाइमिंग के साथ करते हैं जो फिक्स हो। जैसे मंडे यानी नेम ऑफ डेज, जनवरी यानी नेम ऑफ मंथ्स, 2 o'clock यानी क्लॉक टाइमिंग, मॉर्निंग यानी पार्ट्स ऑफ डे, है ना। फिर 1986 यानी किसी ईयर को। तो ऐसे टाइमिंग के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस। लेकिन फॉर का यूज हम लोग 1 या एन
2 3 4 5 ऐसा टाइमिंग रहेगा। 1 या n रहेगा तो आवर होगा या फिर आवर्स होगा, है ना। ए भी हो सकता है, ईयर होगा या फिर ईयर्स होगा, वीक होगा या फिर वीक्स होगा। समझा दे रहा हूं मैं, पहले लिख लेने दीजिए। मंथ यूज करेंगे या फिर मंथ्स, ठीक है, एटसेट्रा। अब आप एक चीज ध्यान दें, सिंस का यूज, जैसे किसी भी डे का नाम आए तो आप वहां सिंस का यूज करेंगे, किसी भी मंथ का नाम आए आप वहां सिंस का यूज करेंगे, कोई भी क्लॉक टाइमिंग आए आप सिंस का यूज करो, मॉर्निंग, इन पार्ट्स ऑफ डे जो भी आ जाए, मॉर्निंग इवनिंग नाइट वगैरह, आप उसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का। 1986 इस टाइप का कोई भी ईयर आ जाए, 2010 2021, तो आप सिंस का यूज करेंगे। लेकिन फॉर का यूज आप कैसे करेंगे, जैसे फॉर एन आवर, फॉर अ ईयर, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, है ना, फॉर अ सेंचुरी, ऐसे। और अगर एक से बढ़ जाए, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 सेंचुरीज, ऐसे यूज करते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी। तो आप एक चीज पाएंगे, क्या पाएंगे, ऊपर जितने भी टाइमिंग लिखे हुए हैं उनको हम लोग मोस्टली कहां यूज करते हैं, सिंगुलर में ही यूज करते हैं, उनके प्लूरल बनाने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन नीचे जो टाइमिंग लिखा हुआ है, जैसे आवर आवर्स, ईयर ईयर्स, वीक वीक्स, मंथ मंथ्स, सेंचुरी सेंचुरीज, तो नीचे जो टाइमिंग लिखा हुआ है जो फॉर के साथ आ रहा है उसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल तुरंत बनाते रहते हैं, मन किया तो सिंगुलर, मन किया तो प्लूरल। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जिस टाइमिंग को हम लोग मोस्टली सिंगुलर बेस पे ही यूज करते हैं उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का। और जिस टाइमिंग को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों बेस पे आसानी से यूज करते हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का, ठीक है। तो अब सिंस फॉर कैसे टाइमिंग के साथ आएगा ये चीज आपका क्लियर है, ठीक। लेकिन अब यहां पे जो बात मुझे बतानी है वो ध्यान दें। बात क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के साथ अगर आप सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग का यूज करते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ अगर आप सिंस या फॉर का यूज करते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ भी आप सिंस या फॉर का यूज नहीं कर पाएंगे, सिंपल प्रेजेंट के साथ भी आप सिंस या फॉर का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्या कारण है, कैसा क्या रीजन है भाई, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन आज इतना बता करके मैं अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रोकूंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो सवाल का जवाब मुझे अगले क्लास तक चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं। मैं आपको 2 वर्षों से जानता हूं, मैं आपको 2 वर्षों से जानता हूं। अगर ये बात हमें किसी को इंग्लिश में बोलनी हो तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आपको उसके ऊपर वर्क करना है, लेकिन मेरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज सिंपल प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे डियर, बाकी अगले क्लास में, अगला क्लास